हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बेटा देख रहे हैं सेट नंबर 1 कोड सीए 2023 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखेंगे और 6 का ये पार्ट है बेटा इम्पॉर्टेंट पास्टुलेट एंड लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बांड थ्योरी। तो इसके पास्टुलेट्स लिखने हैं और लिमिटेशन दोनों लिखने हैं। तो हम लोग देखते हैं और ये 5 नंबर का होगा। ठीक है, तो 5 नंबर का मैटर आपको बनाना पड़ेगा। तो हम लोग चलिए देखिए, यहाँ भी आपके पास क्वेश्चन है। तो पास्टुलेट्स ऑफ बैलेंस बांड थ्योरी बीबीटीसी को बोला जाता है। अच्छा, आपके पास यहाँ पर मैं लिखा हूँ यह मेटल। ठीक है, यहाँ पर इसका आर्बिटल बना दिया हूँ और यहाँ पर ये वैकेंट मेटल हाइब्रिड एटॉमिक आर्बिटल, जो मेटल होता है ना उसका वैकेंट आर्बिटल जो होता है हाइब्रिड एटॉमिक आर्बिटल होता है। और ये लिगेंड है, लिगेंड का भरा हुआ आर्बिटल, मतलब मेटल का खाली आर्बिटल और लिगेंड का भरा हुआ आर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करते हैं तब कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बांड बनता है। ठीक है, आप कोऑर्डिनेट बांड इसे कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे करके यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रखा गया है, तो ये कोऑर्डिनेट बांड है। मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेट बांड को 1 हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। कोऑर्डिनेट बांड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 हेडेड एरो से। ठीक है, अब हम लोगों के पास देखते हैं इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। क्या किसके बारे में इन्होंने बताया वो देखते हैं। इन्होंने कहा सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड ए नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बांड। आप कोऑर्डिनेट बांड कह लीजिए, अच्छा होगा, विथ लिगेंड। तो सेंट्रल मेटल एटम है ना, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतना एम्प्टी ऑर्बिटल वो उपलब्ध करवाता है और वही एम्प्टी ऑर्बिटल क्या करता है? लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बांड बनाने में सहयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आयन हाइब्रिडाइज टू गिव इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी। मतलब जो मेटल आयन होता है ना उसका जो खाली ऑर्बिटल होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, वो हाइब्रिडाइज कर जाता है, आपस में हाइब्रिडाइज करेगा और आपको नए हाइब्रिड ऑर्बिटल देगा जिसकी एनर्जी इक्वल होगी। ये कहने का मतलब है। अच्छा, थर्ड पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है बेटा आप सबके लिए, इसको आप समझिएगा। द मेटल एटम और आयन कैन यूज n-1d ns np nd ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन टू यील्ड स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये क्या होता है ये देख लीजिए। ये n-1 ये देखते हैं हम लोग। देखो बेटा, n-1 d ns np nd ये ऑर्बिटल यूज कर सकता है हाइब्रिडाइज के लिए। अच्छा, n मान लो आपके पास प्रिंसिपल सेल नंबर है, आपके पास n इक्वल टू मान लो मैं आपके पास 4। ठीक है, तब ये जो है ये n-1 मतलब कि 4-1 ये 3D भी यूज कर सकता है हाइब्रिड के लिए, ये 3D यूज कर सकता है और ये 4s यूज कर सकता है, 4p यूज कर सकता है और 4d यूज कर सकता है। इसका मतलब ये है, मतलब ये अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज कर सकता है और बाहर वाला भी कर सकता है। समझ रहे हो बात को? तो इसका मतलब ये है बेटा, n-1 का मतलब आपके पास लास्ट सेल से ये कम। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये जो यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिलेगा, ठीक है, वो लिगेंड के साथ ओवरलैप करेगा। और लिगेंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके बांड बनाएगा। ठीक, आपके पास इसी के बाद हम लोग ये देखते हैं बेटा, इफ कॉम्प्लेक्स कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यदि कॉम्प्लेक्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा
और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो क्या होगा, डायामैग्नेटिक। एक पॉइंट और देखेंगे कि यदि आपके पास स्ट्रांग लिगेंड होंगे बेटा तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करवा देते हैं जो वुंड के अगेंस्ट हो जाता है। ठीक है, ये भी इनका एक पॉइंट इसी में था। अच्छा नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ना ये ज़्यादातर 2 कोऑर्डिनेशन नंबर पर काम करती है। एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ना तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, sp3d2 और d2sp3, और ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है बेटा तो 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, या तो sp3 या फिर dsp2। dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मिलेगी और sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, ये इसकी कहानी थी। बट हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पर एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने चल रहे हैं और आपको ऐसे ही इसके आधार पर बेस एक्सप्लेन करना चाहिए। जैसे मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया FeCN का होल 6 ब्रैकेट बंद 4-। अब बेटा ये आयरन मेटल है ना, सेंट्रल एटम यही है तो सेंट्रल एटम को पहचानो। अच्छा इसके ऑक्सीडेशन नंबर को आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, Cn पर -1 होता है तो 6 Cn है और ये आप इक्वल के बाहर लेकर जाओगे तो यहाँ आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगी। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो आयरन का, सिंपल सा आर्गन 3d6 4s2 4p कर दिया हमने, हालांकि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीडेशन नंबर है तो 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया जाए। तो पहले S से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक है, तो S से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब हमारा जो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर है ना बेटा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर है 6, आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन इस नंबर इस कॉम्प्लेक्स का है वो 6 है और 6 खाली ऑर्बिटल आपको चाहिए। ठीक, तो देखो आप यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये आयरन 2+ आयन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रांग लिगेंड। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर जब 3d6 होता है ना तो पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा होता है, लेकिन जैसे आप यहाँ पर ये कर सकते हो, अभी फ़िलहाल 3d6 को आप ऐसे दिखा दीजिए। यहाँ 5 ऑर्बिटल हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पहले भर लो। ठीक, ये 6वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया तो ये वाला है केस। लेकिन जैसे स्ट्रांग लिगेंड के संपर्क में आएगा तो स्ट्रांग लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग करवा देगा। तो जब पेयरिंग करवा देगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर मतलब ये 2 सब पेयर हो जाएंगे। और मुझे खाली कितने ऑर्बिटल चाहिए, 6, तो D से 2 हमको खाली मिल जाएगा, 1 S से और 3 P के हम खाली ले लेंगे क्योंकि हमको 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए। तो अब इसको क्या करेंगे, ये आपस में मिक्स होते हैं। ठीक है, तो मिक्स होंगे तो देखो D के 2 है ना, D2, S का 1, P के 3, तो D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिलेगा। तो ये वैकेंट D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिला। ठीक है, मेटल एटम का है। अब यहाँ पर देखेंगे ये तो तीनों आपके पास पेयर हो करके यहाँ पर अलग हो गए हैं। ठीक, अब ये जो खाली ऑर्बिटल है ना, ये अब तुम्हारे पास 6 लिगेंड आएंगे Cn, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं ना, तो एक Cn का 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे Cn का, मतलब 6 Cn के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट बांड बनाएंगे मेटल के साथ, जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 6 Cn है तो 6 कोऑर्डिनेट बांड आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या मिल गया, D2sp3, और ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अच्छा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसको बोलेंगे। इनर ऑर्बिटल मतलब तब कहेंगे जब ये D है ना, ये अंदर वाले का D यूज हो जाता है, तो हम लोग ये अंदर वाले सेल का D यूज कर रहे हैं, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये आपके पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, क्योंकि जब आप सब स्पिन देखते हो ना, जैसे आप स्पिन क्वांटम नंबर समझते हो, S बराबर +½ वैल्यू, लेकिन जब आप पेयरिंग करवाओगे ना तो ये
क्या होगी, ये कम हो जाता है, तो इसीलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ठीक है, लो स्पिन, क्योंकि जब पेयरिंग करवा दोगे तो प्लस हाफ माइनस हाफ हो जाएगा ना, तो इसी क्या होगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखते हैं, हाँ हाइब्रिडाइजेशन जान ही रहे हो। अच्छा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, डायमैग्नेटिक ये हो जाएगा कि मतलब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अभी इसके पहले हम लोग बताए थे अगले लेक्चर में। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसका देखते हैं लिमिटेशन। बेटा लिमिटेशन क्या होता है, लिमिटेशन इसकी ये है, ये नहीं बता पाए हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर क्यों देते हैं, और वो जो मैग्नेटिक मोमेंट निकलता है ना, उसके डाटा को ज़्यादातर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। और ये भी नहीं बता पाते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगा, कब टेट्राहेड्रल होगा, इसमें एग्जैक्ट प्रिडिक्शन इनके द्वारा नहीं किया जाता है, मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा। ये इनकी लिमिटेशन है। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रांग लिगेंड, कौन स्ट्रांग लिगेंड है कौन वीक लिगेंड है, इसके बारे में जानकारी नहीं देते हैं। इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम व्हेन लिगेंड अप्रोच, जब सेंट्रल मेटल एटम के पास लिगेंड आता है तो उसका डी ऑर्बिटल क्यों टूट जाता है, इसके बारे में इन्होंने कोई जानकारी नहीं दिया। ठीक है, तो ये का अब हम लोग देख लेते हैं 6, क्वेश्चन नंबर 6 का ए का जो आर करके आता है ना, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है बेटा, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर एनी रिएक्शन एट 400 केल्विन एंड 600 केल्विन आर 0.02 सेकंड इनवर्स एंड 0.08 सेकंड इनवर्स रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी बताइए, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए। आर की वैल्यू इन्होंने दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इसकी डिफिनेशन देख लो। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इट इज़ द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, व्हिच इज सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड टू द रिएक्टेंट सो दैट देयर एनर्जी शुड बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी होती है बेटा जो बाहर से एनर्जी दिया जाए जिससे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए और वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल जाए। तो क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये को मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और थ्रेशोल्ड एनर्जी को टी से, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसको हम फिगर में एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, फिगर से ज़्यादा क्लियरिफाई होने वाला है। अब मान लो आपके पास यहाँ पर एक पहाड़ी है, ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखाई ये देगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए बेटा एनर्जी है, इधर इधर टाइम है। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दिया ना, और ये जो पहाड़ी यहाँ तक मानिए कि ये यहाँ रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अच्छा, आर को पी में बदलने के लिए जाना पड़ेगा ऐसे ना, इस पहाड़ी को पार करके ही तो जाएगा। ठीक है, तो अब मान लो यहाँ पर एनर्जी ये कुछ है रिएक्टेंट की, और इसको इतना एनर्जी चाहिए कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर आ जाए। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, या एनर्जी बैरियर आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो रिएक्टेंट है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए हमें इसे बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसकी जो एनर्जी मान लो कुछ पहले से है रिएक्टेंट की, अब तुम जो एनर्जी दोगे थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर करने के लिए वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, और जब यहाँ पर पहुँच जाएगा एनर्जी रिएक्टेंट का तो प्रोडक्ट में बदल जाएगा। अब देखिए, तो ये आपके पास है, यहाँ के से यहाँ के बीच की जो एनर्जी ये है ना, इसी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अच्छा, दूसरे फिगर में हम लोग देख लें, वही ये फिगर ये मान लिया गया है। अच्छा, यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, चलो इसको आर मान लो, और ये प्रोडक्ट है। तो अब इसकी पहाड़ी जो है ये छोटी है ना,
तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी ना, कम एनर्जी देंगे यहाँ पहुँच जाएगा और रिएक्टेंट में बदल जाएगा। लेकिन ये इसकी तुलना में थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पर मोर एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये कंक्लूजन निकल कर के आता है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब जिस रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वो रिएक्शन तेज होगी, फास्ट होगी, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा। जैसे इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रिएक्टेंट को थोड़ा सा एनर्जी दोगे बस प्रोडक्ट बन जाएगा, तो तेज़ी से बन जाएगा ना। लेकिन जब ज़्यादा देना पड़ेगा तो समय लगेगा, तो ही कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, अब इसी पार्ट में न्यूमेरिकल था आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड। तो बेटा डिफरेंट टेम्परेचर में जो आर्हेनियस इक्वेशन होती है ना, इसको आप सब लर्न कर लीजिए। ठीक, तो log K2 अपान K1 इक्वल टू E अपान 2.303 R T2 माइनस T1 अपान T1 इंटू T2 गिवन डाटा दिया था क्वेश्चन में। K1 0.02 सेकंड इनवर्स, K2 आपके पास 0.08 सेकंड इनवर्स, T1 400 केल्विन, T2 600 केल्विन, R भी दिया था 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब सब वैल्यू को यहाँ पर रखा जा रहा है जो दिया है, ठीक है। इसको पॉइंट से हटा दो, सॉल्व करने पर आपके पास log4 आ जाएगा। log4 की वैल्यू आप लोगों को पता है, यहाँ पर दिया है 0.6020। अच्छा, इस डाटा को जब सॉल्व किया जाएगा तो ये इसके बराबर आएगा 8.33 इंटू 10⁻⁻4, और इस दोनों को जब सॉल्व करोगे तो आपके पास 19.147 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालना है, तो log4 की वैल्यू यहाँ पर होगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमें एक्टिवेशन एनर्जी पता चल जाएगा, ठीक है, 13832.3 जूल। तो यहाँ से हम लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी पता चल जाएगा, ठीक। ये आपके पास है, ठीक, ये log4 की वैल्यू है। चलिए अब इसका हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट में देखते हैं क्या है बेटा। 6 के बी पार्ट में राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। कुछ स्ट्रक्चर लिखने हैं, काफ़ी आसान है, 5 नंबर का आपको मिलेगा। ये देखिए 2-chloro-3-मेथिल-पेंटेन लिखना है ना, 2-chloro-3-मेथिल-पेंटेन। तो इससे नंबरिंग कर लीजिए इसको, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन पेंटेन ना। अब दूसरे पर क्लोरीन है, तीसरे पर मेथिल है, तो 2-chloro-3-मेथिल-पेंटेन, एक नंबर आपको मिल गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन, तो इसको 1 मान लो, 2 3 4, तो 1,4 डाइब्रोमो 4 कार्बन है ना, ब्यूट और टूइन करना ना, ब्यूटूइन। तो आप यहाँ पर बेटा डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है, ब्यूटूइन, यहाँ डबल बॉन्ड कर लीजिए, ब्यूटूइन, ठीक। नेक्स्ट तीसरा हम लोग देखते हैं 1-chloro-2-मेथिल-बेंजीन। तो जैसे आपके पास देख रहे होंगे, अच्छा इसको हम लोग ढक लें यदि इसको, तो आप इसको बेंजीन बोलते हैं ना, ये बेंजीन है। तो नंबरिंग यहाँ पर कर दिया जाए 1 2 3 4 5 6, तो 1 पर क्लोरीन लगा, 1-chloro-2-मेथिल-बेंजीन आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। ये भी एक नंबर का आपको आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है बेटा 1-chloro-4-एथिल-साइक्लोहेक्सेन। तो यदि इसको आप ढक ले इसको, तो ये आपके पास 6 कार्बन का होता ना साइक्लोहेक्सेन, तो यहाँ पर 1 पर क्लोरो लगा, 4 पर एथिल। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बेटा 3-bromo-2-मेथिल-ब्यूटूइन, ठीक है। तो यहाँ पर नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, तो 3 पर ब्रोमो है, 2 पर मेथिल है, ब्यूटूइन, ठीक। अब इसका आर करके भी पार्ट में आया है और ये कुछ रिएक्शन से रिलेटेड है, तो इसको हम लोग देख लें, व्हाट हैपेंस करके है।
तो व्हाट हैपेंस में जब हम लोग देखते हैं ना, व्हाट हैपेंस व्हेन गिव केमिकल रिएक्शन ओनली एन ब्यूटिल क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्कोहलिक KOH। एक भी पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा इसको, जब एल्किल हैलाइड मतलब RX एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करता है बेटा, तो एल्कीन देता है क्योंकि अच्छा बेस का काम करता है। लेकिन जब इसको आप एक्वस KOH से रिएक्शन कराते हो तो एल्कोहल मिलता है। ये कन्वर्जन में बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो इसको ज़रूर याद कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर एल्कीन मिल गया क्योंकि एल्कोहलिक KOH है, ए एल्किल हैलाइड है मतलब एन ब्यूटिल क्लोराइड है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ KCl बाहर चला गया ये, और इसका OH और इसका एक H वाटर के रूप में निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है मेथिल आयोडाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम। तो आपके पास मेथिल आयोडाइड ये है, रिएक्शन करके मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड बनाता है जिसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है बेटा मेथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन आपको कहलाते हैं? वुड्स रिएक्शन बेटा है, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं ना, सोडियम से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर एल्केन बनता है, मतलब ये एथेन है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास है मेथिल आयोडाइड रिएक्ट विथ KCN, मेथिल साइनाइड बनाता है। ठीक, क्लोरोबेंजीन ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, ये आपसे पूछ रहा बार बार रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन पूछ रहा है। इनमें में से कराओगे तो थोड़ा कम रिएक्टिव होता है क्योंकि इसमें पार्शली डबल बॉन्ड आ जाता है, तो बहुत आसानी से ये रिप्लेसमेंट नहीं होता क्लोरीन का, इसलिए टेम्परेचर देना पड़ता है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर क्या करता है, ये जाकर रिप्लेस होकर के सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। ठीक, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, और इसका एसिडिफिकेशन जब करते हैं ना तब जाकर के फिनाल मिलता है। एक H यहाँ आ जाएगा और -NaCl आप बाहर कर दोगे। ठीक है, यहाँ भी आप ऐसे कर सकते हो, NaO इस पर लग रहा है, Cl यहाँ बाहर जा रहा। ठीक, तो ये आपके पास था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का डिस्कस किए बेटा। ये आपके पास लॉन्ग में आता है। ठीक, 5-5 नंबर के होते हैं, आर करने में भी हम लोगों को इसलिए टाइम लग गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।